हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के में सभी जनन की जो विधियां थी वो पढ़ लिए हो। अब जो नेक्स्ट विधि है जो आज तुम्हें पढ़नी है वो है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, देखो उदाहरण में पुनरुद्भवन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें मान लो कोई जंतु है, शरीर को कई भागों में काट दिया जाए और उस कटे हुए भाग से पूरा जंतु बन जाए, तो यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है, तुम लोग 9th में प्लेनेरिया के बारे में बताए थे। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का जंतु है जो 9th में तुम लोग विभिन्न जंतुओं के फाइलम पढ़े थे। तो ये जो प्लेनेरिया होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का जंतु है जो परजीवी होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब द्विपोषी होता है। और ये जो परजीवी जंतु है ये भेड़, बकरी, भैंस की पित्त नली में पाया जाता है। ये द्विपोषी होता है। इसके जीवन की आधी लाइफ साइकिल तो घोगा में होती है, स्नेल में होती है, और आधी जो है भेड़ में, बकरी में, सुअर में, भैंस में होती है। देखो, इसकी विशेषता होती है कि ये इसका शरीर चपटा होता है, हेड जो है ट्रायंगल है। ये 2 आई स्पॉट पाए जाते हैं जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। देखो, इसकी खूबी होती है कि अगर इसके शरीर के 3 हिस्से कर दिए, देखो ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसके शरीर के 3 हिस्से कर दिए तो हर कटे पोर्शन से ये वृद्धि करके न्यू प्लेनेरिया बन जाता है। तो प्लेनेरिया में बहुत ही अच्छा या बहुत रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। प्लेनेरिया बेस्ट एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। और तुम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में वो देखे होंगे, छिपकली की जो पूंछ होती है, अगर छिपकली की पूंछ किसी भौतिक कारण से कट जाए तो कुछ दिन बाद उसकी पूंछ जो है बड़ी हो जाती है, नई पूंछ वहाँ लग जाती है। उसकी केवल पूंछ में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, उसके पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती। तुम इसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर देख सकते हो कि एक छिपकली की पूंछ को डैमेज कर दो और कुछ दिन बाद उसको देखोगे तो कंप्लीट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसकी केवल टेल के जो पोर्शन के टिश्यू हैं उन्हीं में रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, पूरे शरीर के में नहीं पाई जाती। लेकिन ये जो प्लेनेरिया है इसके तो शरीर के 3 हिस्से कर देने के बाद भी इसके प्रत्येक कटे हिस्से से देखो कंप्लीट प्लेनेरिया बन जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है पुनरुद्भवन का, रीजनरेशन का। तो ये रीजनरेशन द्वारा जीव में जनन की प्रक्रिया को समझाया गया। अब जो नेक्स्ट है वो है बायोस्पोर। देखो, ये जो बायोस्पोर है तुम लोग अपने घरों में देखे होंगे, खाने वाली वस्तुओं को अगर नमी, मान लो ब्रेड है और उसमें नमी है और अपने किचन में तुम रख दे तो 2-3 दिन बाद जो है अगर नमी ज़्यादा है तो 2-3 दिन, या तो सूखा है तो सूख जाता है, लेकिन अगर नमी है उसमें और ब्रेड रखी हो तुम खुले जगह में तो कुछ दिन बाद उस पर तुमको फंगस, फफूंदी जैसे संरचना दिखाई देती है। वो जो फफूंदी जैसे संरचना दिखेगी, प्रारंभ में तो वाइट कलर का दिखेगा, फिर वो ग्रीन कलर का दिखेगा, फिर अगर ज़्यादा दिन उसको छोड़ देती हो तो वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है और वो उसको टच करोगे तो पाउडर जैसे लगेगा, स्मूथ पाउडर जैसे लगेगा। देखो, वो फफूंदी होता है राइजोपस, ठीक है ना, जो ब्रेड या रोटी में पाया जाता है, इससे अपना पोषण लेता है वो। देखो, ये जो स्पोर, बायोस्पोर, इसमें राइजोपस है जो कि ब्रेड, फफूंदी में तुम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखी हो। देखो, इसमें होता यह है कि इसका जो शरीर होता है, इसमें ये जो ब्रेड या रोटी होता है उसमें अपने राइजोइड्स, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को धंसा देता है।
अगर ब्रेड में फफूंदी लगा है, अगर तुम उसको उल्टा करती हो तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको राइजोइड कहते हैं, रूट नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राथमिक पौधा होता है, तो इसकी बॉडी जो है रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती। तो ये जो रूट की तरह संरचना होती है, जड़ की तरह संरचना होती है, इसको राइजोइड कहते हैं। तो ये जो राइजोपस है, जो कि ब्रेड और रोटी से अपना पोषण लेता है, कार्बनिक खाद्य पदार्थों से पोषण लेता है, तुम उसको ब्रेड रोटी पे देखी हो अपने व्यावहारिक जीवन में, तो ये इसको राइजोइड्स को धसा देता है, उस जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें धसा देगा और उसी से पोषण लेना है इसको। लेकिन जो वायवीय भाग होता है उसका, ये देखो फिलामेंट होता है, और ये जो फिलामेंट वृद्धि करके अपने अग्र पोर्शन पे फूल जाता है, अग्र पोर्शन पे फूल जाता है, तो इसमें देखो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो फट जाता है, फटने के बाद ये स्पोर फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद ये स्पोर फिर उसी खाद्य पदार्थ पे गिर के और जर्मिनेट करके नया राइजोपस दे देते हैं। तो ये स्पोर के द्वारा बहुत ही कम समय में नया राइजोपस तैयार हो जाता है। इसीलिए देखती हो अचार वगैरह में थोड़ी फफूंदी लगती है, तो अगर तुम छोड़ दी, धूप नहीं दिखाई, तो कुछ ही दिन बाद अचार के अधिकांश भाग में फफूंदी लग जाती है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पोर होते हैं। और जब ये स्पोरेंजियम, इसके अगर भाग को स्पोरेंजियम कहते हैं, ये फटता है तो फिर उसी खाद्य पदार्थ में गिरता है और सभी स्पोर जर्मिनेट होके और नया राइजोपस बना देते हैं। तो ये जो स्पोर के द्वारा जनन, राइजोपस में बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जनन। इसमें ज़्यादातर जनन जो होता है, राइजोपस में जनन की विभिन्न विधियाँ पाई जाती हैं, लेकिन स्पोर द्वारा ये ज़्यादातर वृद्धि जो इसकी होती है वो स्पोर के द्वारा होती है। तो ये हो गया विभिन्न विधियों से रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है बेटा, वेजिटेटिव का मतलब होता है काई। काई पौधे के उस भागों को कहते हैं, जैसे पौधे के विभिन्न भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल है, फल है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है। ये जो मेन 5 भाग हैं, ये सब इसके पौधे में पाए जाने वाले भाग होते हैं। लेकिन जो रूट, स्टेम और लीफ है वो पौधे का कायिक अंग होता है। फ्लावर जो होता है वो पौधे का जनन अंग है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उस प्रोपेगेशन को कहते हैं जो पौधे के कायिक अंगों द्वारा बनता है। अगर पौधे के कायिक अंगों से नया पौधा बन जाए, कायिक अंग में से रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर नया पौधा बनता है तो उसको कहा जाता है कि ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसमें ये निम्न 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो 2 तरह के हुए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखो ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो निम्न प्रकार का होता है, पौधे के निम्न कायिक अंगों से होता है। जैसे देखो बाई रूट, ये रूट, स्टेम और लीफ जो पौधे का कायिक भाग है, सोमेटिक भाग है, ये देखो वेजिटेटिव पार्ट है उसका। तो रूट से जनन बहुत इम्पोर्टेंट है, रूट, स्टेम और लीफ से। देखो ये स्वीट पोटैटो में, शकरकंद में ये रूट से जनन दिखाया गया है। देखो ये जो शकरकंद है, स्वीट पोटैटो है, इसमें विभिन्न ये गांठें पाई जाती हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियों में इनसे जो इसमें आई लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये
वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, इनके इनके रूट के ऊपर ये वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये जर्मिनेट होके एडवेंटिशियस रूट निकालते हैं और इनसे इससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये न्यू प्लांट बन जाता है इनके एडवेंटिशियस अपस्थानिक कलिकाओं से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। रूट के द्वारा नए पौधे का जन्म जो होता है, रूट के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन। जो दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो है बाई स्टेम। देखो स्टेम के द्वारा नए पौधे का विकास कैसे होगा। उदाहरण के रूप में आलू में देखो, ये आलू में तुमको ये विभिन्न परसंधियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी आई आँख कहते हैं इसको, आम भाषा में आलू पे पाए जाने वाली आँख कहते हैं। ये जो आई होती है, परसंधि होती है, देखो इस परसंधियों पे तुमको जब इसी आलू को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, नमी मिलती है, तो आलू के ऊपर, पोटैटो के ऊपर पाए जाने वाली ये परसंधियाँ हैं, पहले तो उससे बड्स निकलती है, कलिकाएँ निकलती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में उन कलिकाओं से नए पौधे बन जाते हैं। देखो ये नए पौधे का विकास होता है। इसीलिए आलू को जब लगाते हैं तो आलू को या तो छोटा छोटा आलू लगाते हैं, या अगर बड़ा आलू है तो उसको काट काट के बोया जाता है और बोते वक्त ध्यान दिया जाता है कि उस कटे हुए आलू में उसकी परसंधि हो, नोड हो, जिसको आम भाषा में आँख बोलते हैं, एक आँख हो, जिससे कि न्यू पौधा जर्मिनेट हो। तो आलू जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है बाई स्टेम के द्वारा, स्टेम के द्वारा नए पौधे का जन्म होना, ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये रूट के द्वारा और स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखाया गया है। अब जो नेक्स्ट है उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तीसरी विधि है, वो है बाई लीव्स, पत्तियों के द्वारा पौधों में नए पौधों का विकास। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है ये ब्रायोफिलम, इसको आम भाषा में अजूबा कहते हो। ये तुम्हारे घरों में भी होगा, और नहीं होगा तो अजूबा की पत्ती लाके अपने कहीं से दोस्त यहाँ से इसको अपने घर में लगा के और तुम इसका प्रयोग कर सकती हो कि अजूबा की पत्तियों से कैसे नए पौधे बन जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये अजूबा की ब्रायोफिलम की पत्ती होती है जो बहुत ही मांसल होती है, मांसल पत्ती होती है, इसमें बहुत ही जल संचित होता है, ये मांसल पत्ती है। और इस अजूबा या ब्रायोफिलम की पत्ती की विशेषता होती है कि देखो इसके पत्तियों में ये खाच पाए जाते हैं, ये गहरे खाच होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इस पत्तियों की खाच से कलिकाएँ निकलती हैं, बड्स निकलती हैं, और ये जो बड्स है वो न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। देखो ये खाच है पत्ती की और इससे ये न्यू प्लांट बन गया। ये देखो ये न्यू प्लांट बन जाते हैं। और ये जो रूट होती है इसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम की पत्तियों से अनुकूल परिस्थितियों में नए प्लांट बन जाते हैं। जब इनके पत्तियों के खाद से न्यू प्लांट बन जाते हैं तो तुम इसको तोड़ के, ठीक है, रूट सहित और छोटा प्लांट तोड़ के अगर इसको नई जगह पे लगाती हो तो कुछ ही दिन में ये ब्रायोफिलम का नया पौधा बन जाता है। तो इसके पत्तियों द्वारा नया पौधा बन गया। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है पत्तियों के द्वारा। अब तुम जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था वो रूट द्वारा, स्टेम द्वारा, लीफ द्वारा जान गई। अब तुम्हें नेक्स्ट जानना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है ये निम्न प्रकार का होता है। पहला है कलम लगाना। देखो इसमें क्या करते हैं,
तुम अपने व्यवहारिक जीवन में देखे होगे कि जब तुम्हें गुड़हल लगाना होता है या गुलाब लगाना होता है, तो तुम अगर पौधा रूट से नहीं भी लगाते हो तो कहीं से उसकी स्टेम लाते हो, टहनी लाते हो, छोटा सा रूट टहनी किसी के घर से लाई अड़ोसी पड़ोसी से, तो तुम टहनी लेके आई और उस टहनी को जब मिट्टी में, नम मिट्टी में लगा देती हो, तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस टहनी से नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ जो है क्या निकलता है, लीफ निकलता है और वो नया प्लांट बन जाता है। केवल उसके स्टेम से, छोटे से स्टेम से ही नम मिट्टी में, छोटे से स्टेम को नम मिट्टी में लगाने से। तो ये प्रयोग तुम कर सकती हो अपने घर पे, गुलाब लगाने के लिए, गुड़हल लगाने के लिए, गन्ना लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकती हो। कटिंग के द्वारा उसके कटे हुए पोर्शन को एक प्लांट के, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, गन्ना हो, उसके छोटे से स्टेम को थोड़ा नीचे से तिरछा काट के और नम मिट्टी में लगा देते हैं। तो लगाने के बाद उससे कुछ समय बाद ऊपर पत्तियां निकलने लगती हैं और देखो नीचे ये रूट निकल जाता है, तो न्यू प्लांट में बदल जाता है ये। तो कटिंग के द्वारा इन पौधों में नया पौधा बनता है। इसी कारण इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखो एक विधि है जनन की लेयरिंग, दाब लगाना। दाब के द्वारा देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ देखो ये जैस्मिन चमेली में दिखाया गया है। देखो ये जो चमेली का पौधा होता है, इसमें तुम इसको अपने घर में भी इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह कर सकती हो। ये जितने भी जनन की विधियां हैं, इनको अपने घर में विभिन्न विधियों को तुम प्रैक्टिकली अनुभव कर सकती हो, लगा के देख सकती हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको केवल तुम किताब में ही पढ़ सको। चाहोगे तो ये विभिन्न विधियों को अपने घर में गमले में तुम लगा के और होते हुए देखोगे। ये जनन की विभिन्न विधियाँ, जो प्राकृतिक प्रोपेगेशन है, जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, तो जो लड़कियां बहुत इंटरेस्टेड हैं वो इन विभिन्न विधियों को खुद होते हुए देखेंगी अपने घर पे। कोशिश करना कि विभिन्न पौधों को लाके और जिस विधि से बताया जा रहा है उसको लगा के और उस विधि को तुम होते हुए देख के अनुभव करना कि इस पौधे में किस प्रकार का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो अगर तुम उसको अपने से अनुभव करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो फिर वो तुम्हें भूलेगा नहीं, उसका उदाहरण भी नहीं भूलेगा और उसकी विधि भी नहीं भूलेगा। तो ज़्यादातर पौधों, जो पौधे मिलने लायक हैं, उन पौधों में जो प्रोपेगेशन है उसको खुद ही प्रयोग करना और करके प्रोपेगेशन को होते हुए देखना। तो देखो ये नेक्स्ट है, दूसरा है बाय लेयरिंग। देखो दाब लगाना, दाब लगाने में ये है कि देखो ये जैस्मिन का पौधा है, चमेली का पौधा है। इस चमेली के पौधे में क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं कि इसके पौधे के जो नीचे वाला तना होता है, इस पौधे में नीचे वाले तने को लेके उसको कुछ सेंटीमीटर छील देते हैं, उसके नीचे तने को छील देते हैं और उसको नम मिट्टी में दबा देते हैं। देखो नीचे वाले तने को तिरछा करके इसके कुछ पोर्शन को चाकू से छील देते हैं और इसको नम मिट्टी में दबा देते हैं। जब तुम इसको नम मिट्टी में दबा दोगी तो कुछ दिन बाद इस दबे हुए भाग से अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और अपस्थानिक जड़ जब निकल जाती हैं तो यहीं से एक नया स्टेम निकलता है और वो एक ये वृद्धि करके और छोटा पौधा बन जाता है। तुम चाहोगे अगर तो यहाँ से कट करके ये रूट, स्टेम और लीफ, ये कंप्लीट नया पौधा बन गया। इसको अदर दूसरी जगह लगा सकती हो। तो जैस्मिन में जो निचला तना है उसके द्वारा नया पौधा बन गया। तो यह विधि दाब लगाना कहलाती है, बाय लेयरिंग कहलाती है। इसको भी तुम अपने घर में प्रयोग कर सकती हो। अगर जैस्मिन का पौधा नहीं मिलेगा तो तुम पुदीने के पौधे में इसका प्रयोग कर सकती हो अपने घर में। कहीं से पुदीने का एक पौधा लाना और उसको अपने घर में लगाने के बाद जब वो विकसित हो जाए तो उसके नीचे वाले तने को कुछ सेंटीमीटर छील के और नम मिट्टी में दबा देना। तो कुछ देर बाद इससे एक छोटा
न्यू प्लांट विकसित हो जाता है और इसको अलग करके तुम अलग जगह लगा सकती हो। तो ये तुम बाय लेयरिंग को प्रयोग करके देख सकती हो, अपने घरों में प्रयोग करके देख सकती हो। अब जो नेक्स्ट है वो है जनन की जो विधि है, प्रोपेगेशन की जो विधि है, कायिक प्रवर्धन की जो विधि है, आर्टिफिशियल कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधि है वो है बाय ग्राफ्टिंग। देखो ये ग्राफ्टिंग विधि स्पेशली प्लांट के वृद्धि के लिए कम, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा करते हैं। मान लो कोई पौधा है, ये ज़्यादातर आम में, अंगूर में, संतरा में ये रोपण विधि अपनाई जाती है, जिसमें पौधे की नस्ल को सुधारा जाता है। इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास ये मैंगो में ये जो ग्राफ्टिंग दिखाई गई है, ये मैंगो में दिखाई गई है, नींबू में कर सकते हो, संतरा में कर सकते हो, बेर में कर सकते हो, लेकिन ये जो उदाहरण हम बनाए हैं वो मैंगो का बनाए हैं। मान लो एक आम का पौधा है जिसकी नस्ल अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं, उस आम के पौधे के ऊपर काट देते हैं, और जो नीचे वाला रहता है स्टेम और रूट, ये घटिया नस्ल का मान लो पौधा है जिसपे कि अच्छी वैरायटी का आम नहीं उग रहा है, तो ये देखो इस पे क्या करते हैं, एक ये जो स्टेम और रूट होता है, जो नीचे वाला रहता है, जो रूट से लगा रहता है, उसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। और जो ये घटिया नस्ल का पौधा होता है, और इसके ऊपर वाले हिस्से को तिरछा काट देते हैं, और इसके ऊपर एक अच्छे नस्ल के पौधे के टहनी को उसी प्रकार तिरछा काट के, इसी के बराबर तिरछा काट के ला के और लगाते हैं, और इसको लगा के दोनों को एक साथ, और ये जो ऊपर लगाते हैं अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी को, उसको शियान कहते हैं, और नीचे वाले को स्टॉक कहते हैं जिसमें रूट लगा है, इसको स्टॉक कहते हैं। ऊपर वाला जो टहनी है वो अच्छे नस्ल का पौधा है, और जो नीचे वाला टहनी है वो घटिया नस्ल का पौधा है। इसके बाद ये जो तिरछे पोर्शन है दोनों के, स्टॉक और शियान के को पकड़ के और इसको चिपका के और रस्सी से बांध देते हैं, और इस पे देखो मोम या गीली मिट्टी का ये लेप लगा देते हैं। ये लेप इसलिए लगाते हैं कि जो ये प्लांट के टिश्यू ये कटने के बाद घायल हुए हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा वाष्पीकरण ना हो, और इस घायल भाग में जीवाणु और वायरस का संक्रमण भी ना हो, तो इससे बचने के लिए इस पे मिट्टी या मोम का लेप लगा देते हैं। देखो कुछ दिन बाद, 15 या 20 दिन बाद, ये दोनों पोर्शन आपस में जुड़ जाते हैं, और लगाते हुए ये ध्यान देते हैं कि ये जो नीचे वाला स्टॉक पोर्शन है, जो घटिया किस्म का पौधा है, इसके बड्स को तोड़ देते हैं, यहाँ से वृद्धि होने नहीं देते। नीचे वाले पोर्शन की जो बड्स होती है जिससे कि वृद्धि होती है, स्टेम यानी बढ़ती है, उसके हर बड्स को तोड़ देते हैं, और उस पर अच्छे नस्ल का सियान लगा देते हैं, टहनी लगा देते हैं। इसके बाद इसको रस्सी से बांध के और उस कटे हुए पोर्शन में तुम मोम या गीली मिट्टी का लेप लगा दी। 15-20 दिन बाद ये दोनों टिश्यू जुड़ जाते हैं, दोनों के जो वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल, जिससे कि संवहन होता है। 9th में जो टिश्यू तुम प्लांट टिश्यू पढ़े थी, तो पौधों के विभिन्न ऊतक पढ़े थे, जल संवहन के लिए और भोजन के संवहन के लिए। तो 20-25 दिन बाद इन दोनों के स्टॉक और शियान के जो वेसल्स होते हैं, जो वाहिनियाँ होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद ये देखो एक कंप्लीट स्टेम बन जाता है, और ऊपर जो हम लगाए हैं अच्छे किस्म के पौधे की जो नस्ल लगाए हुए हैं, उससे जब वृद्धि होगी, जो पार्श्व स्टेम और लीफ बढ़ेगी, तो उसमें अच्छी वैरायटी का फ्रूट निकलता है, अच्छी नस्ल का फ्रूट निकलता है। तो इस प्रकार ये जो रोपण विधि है वो स्पेशली हम प्लांट की वैरायटी को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ये तुमको आम में मिलेगा, अंगूर में मिलेगा, बेर में मिलेगा, संतरा में वैरायटी को सुधारने के लिए रोपण विधि अपनाई जाती है। इसको तुम प्रैक्टिकली, इसे भी तुम प्रैक्टिकल रूप में अपने घर में ग्राफ्टिंग कर सकती हो। गुलाब वगैरह में ग्राफ्टिंग को करके तुम ये प्रयोग द्वारा एकदम स्पष्ट कर सकती हो
तो ये जो है विभिन्न विधियां हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। देखो जितनी भी विधि तुम प्लांट में पढ़ी हो, जंतु में तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लांट की जितनी प्रोपेगेशन की विधियां पढ़ी, चाहे वो नेचुरल हो, स्टेम द्वारा, रूट द्वारा, लीफ द्वारा, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, कलम लगाना, लेयरिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, इसको तुम करके देख सकती हो, प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकती हो। और तुम अगर ये करती हो तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसको जब होते हुए देखोगे तो इसका तुम उदाहरण नहीं भूल पाओगे। तो कोशिश करना कि विभिन्न विधियों को प्रैक्टिकल रूप में अपने गार्डन में करके देखने की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जनन की, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा तुम्हें।